Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe this channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 3 to 4 months and then we will practice previous questions also. Okay, I will use both the language that is हिंदी एंड इंग्लिश फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक. मैंने ये यूनिट 5 स्टार्ट किया है इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें कि कल मैंने अप्रोचेस ऑफ आईआर का एक लेक्चर अपलोड किया था एंड आज मैं उसके आगे का पढ़ाऊंगी आपको. सो अप्रोचेस ऑफ आईआर, ठीक है. हम लोगों ने कल देखा कि देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने के और उसको समझने के कई अप्रोचेस थे, जिसमें कि हम लोगों ने सबसे पहले इंडिया आइडियलिज्म को पढ़ा. आइडियलिज्म के की कॉन्सेप्ट्स को देखा हम लोगों ने. फिर हम लोगों ने रियलिज्म अप्रोच को पढ़ा और इसके भी की कॉन्सेप्ट्स हमने देखे. एंड देन हम लोगों ने स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म देखा और उसके की कॉन्सेप्ट्स देखे. आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू लिबरलिज्म. ओके, सो न्यू लिबरलिज्म जो अप्रोच है ये क्या है, इसको हम लोग समझते हैं. सबसे पहली बात तो वुड्रो विल्सन इन फेवर ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस विल कन्वर्ट द जंगल ऑफ आया इनटू द जू. देखिए, अगर हम आइडियलिज्म को कंपेयर करें और न्यू लिबरलिज्म को कंपेयर करें तो वो कहीं ना कहीं बस उसी का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ठीक है. सो ये जो थॉट था, ये जो न्यू लिबरलिज्म अप्रोच थी आईआर की, वो कैसे इमर्ज हुई. एक फेमस कोट था वुड्रो विल्सन का. वो कोट था वुड्रो विल्सन का फेमस कोट था कि इंस्टीट्यूशंस विल कन्वर्ट द जंगल ऑफ आईआर इनटू द जू. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि वुड्रो विल्सन ने बोला कि अगर इंस्टीट्यूशंस को जो है, इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं या मल्टी नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, वो जो ये पूरा जो स्टेट है उसको क्या उन्होंने कंसिडर किया कि जंगल है, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देती है, एक जू में कन्वर्ट कर देती हैं. ठीक है, सो ये इनका एक तरीके से आयरनिकल स्टेटमेंट था. हाउएवर इनिशियली लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, द प्रीकर्सर ऑफ न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म वाज वेरी ब्रॉड. ठीक है, जो स्टार्टिंग में अगर हम कहते हैं कि ये जो फ्रेमवर्क था न्यू लिबरलिज्म का, ये कब स्टार्ट हुआ, ये यूएनओ को 1945 में. जो न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म था रीस्ट्रेट्स द लोकियन आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म एंड स्पीक्स फॉर वुड्रो विल्सन्स प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड. ठीक है, सो ये वुड्रो विल्सन का नेम तो आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न कर समझना ही पड़ेगा. जो वुड्रो विल्सन का प्रिंसिपल था कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, उनका ये जो सिद्धांत था उसी को ही ये न्यू लिबरल जो अप्रोच थी टू आईआर प्रमोट करती थी इस आइडिया को. ठीक है, और एक बहुत ही फेमस थिंकर थे रॉबर्ट किहोने. ठीक है, रॉबर्ट किहोने की बुक थी, ये दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उनकी बुक थी आफ्टर हेजेमनी कॉपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी. सो आपको ये नेम याद रखना पड़ेगा कि कौन रॉबर्ट किहोने, इनकी जो नेम कौन सी थी, इनकी जो बुक का नाम था वो था आफ्टर हेजेमनी कॉपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी, रिटन इन 1948. इधर रॉबर्ट एक्सलॉट्स की बुक थी एवोल्यूशन ऑफ कॉपरेशन विच वाज रिटन इन 1981. ठीक है, तो इनके जो इन लोगों की थ्योरी थी, ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी का जो की पॉइंट था वो ये था कि मोर एंड मोर इकोनॉमिक लिंकेजेस एंड कॉपरेशन क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ इंड्योरिंग पीस एंड ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस. सो देखिए, कल हम लोगों ने आइडियलिज्म थॉट को, आइडियलिज्म अप्रोच को पढ़ा था आईआर का. उसमें भी ये था कि आइडियलिस्टिक अप्रोच थी उनकी. उन्होंने बोला कि परपिचुअल पीस होगी. सी, यहाँ पे हम लोगों ने जब आइडियलिज्म को कल मैं रिवाइज कराती हूँ, ये आइडियलिज्म अप्रोच को जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने की कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे कि यूनिवर्सल एंड परपिचुअल पीस होगी, मल्टी कल्चरलिज्म प्रमोट होना चाहिए, मतलब अगर, एंड रिपब्लिकन लिबरलिज्म, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, ग्रेट इल्यूजन, कलेक्टिव सिक्योरिटी. तो ये सारे की पॉइंट्स थे आइडियलिज्म के. तो जो न्यू लिबरलिज्म है वो आइडियलिज्म का ही थोड़ा सा एडवांस में है. ठीक है, सो न्यू लिबरल जो थिंकर्स थे जैसे रॉबर्ट किहोने, रॉबर्ट एक्सलॉट्स, वुड्रो विल्सन, तो ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ये कहती है कि जितना ज़्यादा इकोनॉमी में लिंकेज हो रहा है, जो डिफरेंट स्टेट्स की इकोनॉमी लिंकेजेस हो रही हैं और जो कॉपरेशन बढ़ रहा है इन फ्री ट्रेड
तो उसमें क्या हो रहा है कि ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे रहा है कि जिससे कि पीस और ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस रहेगी। ठीक है, अब ये जो न्यू लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट था, इसके क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, सो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू लिबरलिज्म इज़ न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। मतलब कि ये इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि जो इकॉनमी है डिफरेंट वर्ल्ड की, जो इकॉनमी है डिफरेंट स्टेट्स की, सो एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है वर्ल्ड का, किस तरह, थ्रू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। तो कहीं ना कहीं न्यू लिबरलिज्म जो अप्रोच है वो किस चीज़ को सपोर्ट करती है, इंस्टीट्यूशनलिज्म को सपोर्ट करती है कि हाँ मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए और ये मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन डिफरेंट स्टेट्स की इकॉनमी को इंटीग्रेट करते हैं और जिसकी वजह से इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाती है और इंटरडिपेंडेंस बढ़ने की वजह से क्या होता है, एक पीस, परपेचुअल पीस या इंड्योरिंग पीस रहेगा ही रहेगा। सो ठीक है, किस टाइप के मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन लाइक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो इस टाइप के जो इंटरनेशनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है, ठीक है, सो ये इंस्टीट्यूशनलिज्म के आइडिया को प्रमोट करते हैं, न्यू लिबरल अप्रोच। ठीक, फिर उसके बाद सेकेंड जो की कॉन्सेप्ट है इसका वो है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। ठीक है, जैसे कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करते हैं, वैसे वैसे ये जो है न्यू लिबरलिज्म अप्रोच जो है वो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स को भी प्रमोट करती है। जैसे कि रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स कौन कौन से हो गए, जैसे यूरोपियन यूनियन, एशियान, ये क्या है, ये रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं। तो ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिससे कि पर्टिकुलर रीजन, जैसे एशियान में है तो इसमें क्या है, ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं इनका एक रीजनल कॉपरेशन को एग्जिस्टेंस होता है, ट्रेड होता है, तो जिसकी वजह से अगर ये रीजनल जो ब्लॉक्स हैं, ये ट्रेड ब्लॉक्स हैं, ये अगर रहती हैं तो इनकी वजह से पीस रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी इकॉनमी डिफरेंट स्टेट्स पे इन रीजनल ब्लॉक्स की वजह से इंटरकनेक्टेड हो गई है। ठीक है, सो न्यू लिबरलिज्म किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म को, जैसे WTO, IMF, क्योंकि ये 1945 के बाद ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो थॉट था, ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हुआ जब यूनाइटेड नेशंस, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। ठीक है, तो उस टाइम पे ये हुआ कि नहीं, इंटरनेशनल जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो सही हैं, वो रीजनल कॉपरेशन या ओवरऑल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूरोपियन यूनियन एंड एशियान क्रिएट्स अ न्यू एटमॉस्फेयर ऑफ रीजनल कॉपरेशन एंड को एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इंस्टीट्यूशनलिज्म को प्रमोट करना, सेकेंड पॉइंट रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स को प्रमोट करना, थर्ड पॉइंट हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। इस थ्योरी को समझिए क्या है ये। देखिए, हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी ये किसको, इसको सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस थ्योरी को दिया किसने है। तो रॉबर्ट गिल्पिन एंड चार्ल्स बी किंडलबर्गर, इन दोनों के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, रॉबर्ट गिल्पिन एंड चार्ल्स बी किंडलबर्गर। पर इन लोगों ने क्या बोला, इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ ग्लोबल हेजेमन like US makes global flow of goods and services safe and secure, ensure adherence to international laws, fewer conflicts। ठीक, तो इनका कहना क्या था, ये जो हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी थी, इन्होंने बोला कि जो ये वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में एक हेजमन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेजमन मतलब जो मोस्ट पावरफुल है और जो सारे ट्रेड को और गुड्स एंड सर्विसेज को कंट्रोल कर रहा है, जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको कंट्रोल कर रहा है ताकि सब जगह सेफ एंड सिक्योरली फ्लो हो सके। ठीक है, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस बनी हैं, उन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो लॉज हैं उन पे सभी स्टेट अधेयर करें, इस चीज़ को इंश्योर करता है ये हेजेमन। और इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम होते हैं और कहीं ना कहीं पीस प्रिवेल करता है सब जगह। ठीक है, तो इसीलिए रॉबर्ट गिल्पिन और चार्ल्स बी किंडलबर्गर ने, इन्होंने क्या बोला कि जो ये हेजमनी है, हेजमनी ऑफ अ मोस्ट पावरफुल स्टेट, फॉर एग्जांपल US, तो ये हेजमनी को, ये इस आइडिया को सपोर्ट करते थे। वो इनके अकॉर्डिंग ये सही था क्योंकि ये जो हेजमनिक पावर है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाता है। ठीक है, तो आई होप ये जो हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कि ऐसा एक ग्लोबल हेजेमन का प्रेजेंस होना, जैसे कि US, जो कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है उसको सेफ एंड सिक्योर कर सके, और जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं उसको सभी स्टेट फॉलो कर रहे हैं कि इस चीज़ को इंश्योर कर रहे सके, और जिसकी वजह से
कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे वो क्या होते हैं, कम होते हैं। फिर जोसेफ नाई एंड रॉबर्ट ओ'कहानी, ये नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यस दिस वन, जोसेफ नाई एंड रॉबर्ट ओ'कहानी का जो ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस का पॉइंट था, ये ऑलरेडी मैंने आइडियलिज्म में भी समझाया था। और क्योंकि न्यू लिबरलिज्म, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आइडियलिज्म ये जो अप्रोच थी ये कब तक थी, जब तक पहला वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, तब तक इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने के लिए जो अप्रोच थी वो कैसी थी, आइडियलिस्टिक अप्रोच थी। बट जब क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया तो उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये आइडियलिस्टिक अप्रोच एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके बाद रियलिस्टिक अप्रोच आई, ठीक है। एंड लेकिन उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो चुका तो फिर से कहीं ना कहीं न्यू लिबरलिज्म अप्रोच इमर्ज हुई, ठीक है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का पॉइंट है, इसमें जोसेफ नाई और रॉबर्ट ओ'कहानी ने ये चीज़ बोली कि क्योंकि सभी स्टेट्स जो हैं, सभी जो इकोनॉमीज हैं, दे आर इकोनॉमिकली इंटरलिंक्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट इरकॉन्सिएबल ड्यू टू ग्रेटर बेनिफिट्स ऑफ कॉपरेशंस, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सभी जो स्टेट्स हैं वो इकोनॉमिकली एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और जब सभी स्टेट इकोनॉमिकली एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं तो कहीं ना कहीं सभी का जो है इसमें बेनिफिट है, सभी लोग कॉपरेट करते हैं और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी, ठीक है। सो दिस वाज द की दीज आर द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यू लिबरलिज्म। आई होप न्यू लिबरलिज्म आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं फिर से न्यू रियलिज्म को पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ा था रियलिज्म को, अब हम लोग ये है न्यू रियलिज्म, क्योंकि ये आफ्टर 1950s के बाद की बात है। स्ट्रक्चरल, इसको हम न्यू रियलिज्म का अदर नेम क्या है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, ठीक है। सो फ्रॉम क्लासिकल रियलिज्म ऑफ हंस मार्गेनदाउ, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। न्यू रियलिज्म जो है इसने अपना क्यूज कहाँ से लिया, फ्रॉम क्लासिकल रियलिज्म ऑफ हंस मार्गेनदाउ। जो हंस मार्गेनदाउ थे, इन्होंने रियलिज्म का अप्रोच दिया था टू इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उन्हीं की ही जो राइटिंग्स थी उन्हीं से ही प्रमोट होकर जो न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो है इमर्ज हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो है, इसने न्यू रियलिज्म किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता था, इम्पोर्टेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो किस तरह से, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस चीज़ पे फोकस करता था, rather than an unscientific explanation of human nature, ठीक है। ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करने की जगह न्यू रियलिज्म किस चीज़ पे फोकस करता था कि इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह है। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेम है थिंकर का, दैट इज़ केनेथ वॉल्ट। ये आपको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर देना है। केनेथ वॉल्ट एंड मियोशिमा, ये दो नेम जो है ये न्यू रियलिज्म से बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, इनको अपने माइंड में आपको सेट कर लेना है। सो केनेथ वॉल्ट, इनकी जो बुक थी क्या थी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन 1970s, ठीक है। अब इन्होंने क्या इस बुक्स में लिखा कि जो कॉन्फ्लिक्ट अमंग स्टेट है वो नेचुरल है एंड पावर पॉलिटिक्स इज पॉसिबल इन अनार्किक वर्ल्ड सिस्टम, नो ग्लोबल गवर्नमेंट, नो ग्लोबल पॉलिसी, स्टेट्स आर ओनली एक्टर्स टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आइडियलिज्म किस चीज़ को प्रमोट करता था, इंस्टीट्यूशंस को, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करता था। बट जो न्यू रियलिज्म है वो इंस्टीट्यूशंस को नहीं प्रमोट करता था, वो एनार्की, जो ग्लोबल एनार्की है या इंटरनेशनल एनार्की है वर्ल्ड सिस्टम में, उस चीज़ को प्रमोट करता था और कहता था कि स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना ये तो नेचुरल है, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स तो रहती ही रहती है और इसीलिए कोई ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं होगी, अगर कोई ग्लोबल पुलिस नहीं होगी, तो सिर्फ स्टेट्स जो हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं और स्टेट्स जो हैं वही ओनली एक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है या जो प्रैक्टिकल दिखता है वो इस चीज़ को, न्यू रियलिज्म उस चीज़ को फोकस करता है। अब हम की कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे क्या क्या की कॉन्सेप्ट है न्यू रियलिज्म के। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प सिस्टम एंड अनार्की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यू रियलिज्म क्या कहता है कि ग्लोबल अनार्की है, कोई भी इंटरनेशनल या मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं इन मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म में देखा जाए, होते भी हैं तो उनका कोई ऐसा रोल नहीं होता है। तो सेल्फ हेल्प सिस्टम एंड अनार्की,
इन्होंने बोला कि डोमेस्टिक अफेयर्स में जो गवर्नमेंट है वो जो है पीपल के राइट्स और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करती है और इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी अथॉरिटी प्रेजेंस नहीं होती है। ठीक है, वो इस न्यूरलिज्म इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे कि डोमेस्टिक स्फेयर में तो गवर्नमेंट होती है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल एंड सिक्योरिटी, बट इन इंटरनेशनल सिस्टम देयर वाज इज एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। सो दिस इज सेल्फ हेल्प, अपने आप हर एक स्टेट को अपना खुद मदद करनी है क्योंकि इंटरनेशनल अनार्की है। फिर इनका जो सेकेंड कॉन्सेप्ट था वो ये था पोलैरिटी ऑफ पावर एंड स्टेबिलिटी। ठीक, जैसे कैनेथ वॉल्ट्ज ने क्या बोला कि जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर है और वही बेटर है। बाइपोलर मतलब जैसे कि आफ्टर 1970s की, क्योंकि ये बात है, क्योंकि ये जो बुक लिखी थी कैनेथ वॉल्ट्ज ने कब लिखा था 1970s में, तो उस टाइम पे ये न्यू रियलिज्म का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा था। ठीक है, सो पोलैरिटी ऑफ पावर एंड स्टेबिलिटी ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैनेथ वॉल्ट ने ये बोला कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो क्या है, बाइपोलर है और वो भी बेटर है, क्योंकि उस टाइम पे 1970s के टाइम पे दो सुपर पावर्स थी, एक यूएस और एक यूएसएसआर, दैट इज़ रशिया अभी करेंटली। तो तो वर्ल्ड कैसा था, बाइपोलर, दो पोलैरिटी थी। तो ये पावर जो थी वो दो पोलर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तो जिसकी वजह से ये बैलेंस हो रहा था, स्टेबिलिटी थी। तो बैलेंस ऑफ पावर जैसा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कोल्ड वॉर तो चल रही थी, वो रिमेंड कोल्ड बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि वो जो वॉर थी वो कैसी थी, कोल्ड वॉर थी। कोल्ड वॉर क्यों थी, क्योंकि दोनों ही जो स्टेट्स थी वो कैसी थी, न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास थे, वो पजेस करती थी और न्यूक्लियर पावर्स थी, इसलिए वॉर कैसा था, कोल्ड वॉर था। और ये बाइपोलैरिटी वॉज बेटर, वॉज गुड, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पावर को बैलेंस कर रही थी। और एक तरह से ये जो न्यूक्लियर वेपन्स थे या बाइपोलर वर्ड होने की वजह से ये परफेक्ट डेटरेंस था। अब डेटरेंस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। डेटरेंस मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि पावर को बैलेंस करने के लिए एक डेटर प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ही सुपर पावर है तो दूसरा जो पावर है वो कैसे अपने डेटरेंस को प्रोवाइड करेगा, अपने पास वो कुछ ऐसे वेपन्स और चीज़ों को कलेक्ट करेगा कि वो डेटरेंस प्रोवाइड करे। ठीक है, सो आई होप ये जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट जो था वो न्यू रियलिज्म का, वो क्या था, डिफेंसिव रियलिज्म एंड ऑफेंसिव रियलिज्म। ये दो चीज़ों को, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है न्यू रियलिज्म का। ठीक है, ये जो डिफेंसिव रियलिज्म है ये किसने दिया था, दिस वाज गिवन बाय कैनेथ वॉल्ट्ज, एंड ऑफेंसिव रियलिज्म जो है दिस वाज गिवन बाय जॉन मियर शिमर। देखिए कैनेथ वॉल्ट ने क्या बोला कि जो मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर है स्टेट्स की वो किस लिए होती है, फॉर सर्वाइवल, अपने मतलब अपने स्टेट के सर्वाइवल के लिए मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर हर एक स्टेट मेंटेन करता है। ठीक है, और क्योंकि वो जो वर्ल्ड है वो कैसा है, वो एनार्किक वर्ल्ड है, क्योंकि ग्लोबल कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई ग्लोबल ऐसी इंटरनेशनल कोई सिस्टम में ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है जो सभी की सिक्योरिटी को और सेफ्टी को इंश्योर कर सके। इसलिए हर एक स्टेट अपनी सिक्योरिटी और अपनी सर्वाइवल के लिए जो है मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को एक्युमुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो डिफेंसिव रियलिज्म, डिफेंस के लिए उन्होंने, कैनेथ वॉल्ट ने क्या बोला कि हर एक स्टेट डिफेंस, अपने डिफेंस के लिए मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को पजेस करते हैं। तो इन्होंने सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि मतलब सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर होती है। लेकिन जॉन मियर शिमर ने क्या बताया, ऑफेंसिव रियलिज्म, उन्होंने क्या बताया कि सिर्फ डिफेंस मतलब डिफेंस करने के लिए नहीं ये मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर होती है, ऑफेंड करने के लिए भी होती है, पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए होती है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन का दिस कॉन्सेप्ट, ये जो कीवर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, मैंने हर एक कीवर्ड को आपके लिए लिखा हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो ये सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसका था, कैनेथ वॉल्ट्ज का। और पावर को मैक्सिमाइज करने की बात किसने बोली थी, जॉन मियर शिमर ने। जॉन मियर शिमर ने ये बोला कि हर एक स्टेट अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को एक्युमुलेट करता है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के लिए। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आएंगे। अब कुछ अदर थिंकर्स देखिए, हम लोगों ने जो है न्यू रियलिज्म के कौन कौन से थिंकर्स वैसे तो पढ़े हैं, मेन इंपॉर्टेंट कैनेथ वॉल्ट, जॉन मियर शिमर, बट उसके अलावा भी कुछ अलग और भी न्यू रियलिज्म के थिंकर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। जोसेफ ग्रीको, क्रिस्टोफर लेने,
Stephen Krasner, Fareed Zakaria. These are other thinkers which are also belongs to this neorealism approach. I hope यहाँ तक समझ में आया होगा. अब हम लोगों ने को एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ना कि न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं इसको समझते हैं. ऑलरेडी हमने आपको बताया कि न्यू रियलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं रियलिज्म को ही आगे उसका एडवांस वर्जन है, और न्यू लिबरलिज्म जो है वो आइडियलिज्म की फ़िलोसफी को फॉलो करता है. तो देखिए, सबसे पहले नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम. ठीक है, अब इस बेसिस पे अगर हम दोनों को जज करें कि इंटरनेशनल सिस्टम का नेचर कैसा होता है, तो न्यू रियलिज्म के अकॉर्डिंग न्यू रियलिज्म क्या कहते हैं कि अनार्की होती है. कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है जो नेशन स्टेट को इंटरनेशनल एरा में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके. ठीक है, तो न्यू रियलिज्म अप्रोच किस चीज़ को बताता है? एनार्की को बोलता है. और न्यू लिबरलिज्म अप्रोच भी एनार्की को बताता है. कहता है कि नो अथॉरिटी टू इन्फोर्स एग्रीमेंट्स एंड मेंटेन इंटरनेशनल लॉ. न्यू रियलिज्म इंस्टीट्यूशनलिज्म को तो प्रमोट करता है. वो न्यू रियलिज्म ये कहता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तो हैं पर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इन एग्रीमेंट्स को या जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको इन्फोर्स कर सके. ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं. अब एनार्की, जैसे दोनों ने बोला कि एनार्की है, कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन रियलिज्म ने क्या बोला कि अथॉरिटी नहीं है क्योंकि कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, और न्यू रियलिज्म ने क्या बोला कि कोई अथॉरिटी नहीं है, इंटरनेशनल अथॉरिटी नहीं है जो कि क्या कर सके, जो इंटरनेशनल लॉज बने हैं और जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको इन्फोर्स कराने के लिए. अब हम लोग पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ एनार्की कैसी है अकॉर्डिंग टू न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म. तो न्यू रियलिज्म ने क्या बोला था कि द स्टेट कैन क्रिएट कंड्यूसिव इन्वायरमेंट डिस्पाइट एनार्की बाय इक्वलाइजिंग पावर और बैलेंस ऑफ पावर. ठीक है, तो एनार्की का जो नेचर है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं. न्यू रियलिज्म ने क्या बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेट जो है, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि भले ही इंटरनेशनल कोई अथॉरिटी नहीं है बट फिर भी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि जो पावर को इक्वलाइज कर सके या पावर बैलेंस कर सके. ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पावर. ठीक है, और न्यू लिबरलिज्म ने क्या बोला कि जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे IMF, WTO, तो इन पे कॉपरेशन करना और रीजनल ब्लॉक्स को थ्रू पीस एंड ऑर्डर को क्रिएट करना. ठीक है, तो न्यू रियलिज्म जो है वो उन्होंने स्टेट को बोला कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि बैलेंस ऑफ पावर हो सके, और न्यू लिबरलिज्म ने क्या इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी ये रीजनल ब्लॉक्स हैं या और जैसे एशियन, यूरोपियन यूनियन या मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कॉपरेशन कर सके और इनके थ्रू जो है पीस एंड ऑर्डर क्रिएट हो सके. ठीक है, अब की एक्टर्स को अगर हम देखें तो न्यू रियलिज्म के लिए की एक्टर कौन है? स्टेट है. और न्यू लिबरलिज्म, क्योंकि मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशनलिज्म को क्योंकि वो लोग प्रमोट करते हैं, तो इनके लिए डिफरेंट स्टेट्स जैसे MNCs, NGOs या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये की एक्टर्स हैं और ये जो है अपना रोल प्ले कर सकते हैं इन मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इंटरनेशनली. ठीक है, अब की थीम्स क्या है देखते हैं. तो इसका जो की थीम था न्यू रियलिज्म का, सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी. ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा ना, केनेथ वॉल्स एंड जॉन मियर शेमर ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, एक ऑफेंसिव रियलिज्म, एक डिफेंसिव रियलिज्म. सो डिफेंसिव रियलिज्म में केनेथ वॉल्ट ने क्या बोला था कि सर्वाइवल के लिए जो है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर को एकोमोडेट करना ज़रूरी है फॉर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन. और हम लोगों ने तो ये न्यू रियलिज्म का कॉन्सेप्ट था. और न्यू लिबरलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट था कि जो प्रेफरेंसेस एंड इंडिविजुअल यूटिलिटी ऑफ स्टेट्स को प्रेफरेंसेस देना. अब की डिबेट्स कौन कौन सी थी? तो न्यू रियलिज्म अप्रोच में की जो डिबेट्स थी वो किस टॉपिक पे थी? हेजेमनी, जैसे कि पढ़ाई था हम लोगों ने, बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ थ्रेट. सो दीज आर द की डिबेट्स, दीज आर द की पॉइंट्स ऑन विच डिबेट्स वर हैपनिंग. और न्यू रियलिज्म किस चीज़ को प्रमोट करता था कि अलायंसेस होनी चाहिए, डिफरेंट स्टेट की अलायंसेस होनी चाहिए, सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो डिफरेंट स्टेट्स की, या ये कह लो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए. तो आई होप ये जो न्यू लिबरलिज्म अप्रोच और न्यू रियलिज्म अप्रोच है ये आपको क्लियर समझ में आई होगी, और इनमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पे डिफरेंस है, ये भी आपको समझ में आया होगा. अब हम लोग नेक्स्ट
अप्रोच को पढ़ते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, ये इस अप्रोच को अब थोड़ी ही अप्रोच बची हैं, 3 अप्रोच बची हैं, 3-4, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सो ये जो अप्रोच थी, अब ये अप्रोच में आपको बस बेसिकली जितना मैंने लिखा है बस उतना ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को दिमाग में रखना है। ठीक है, सो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच वाज गिवन बाय निकोलस ओनस इन 1989 में निकोलस ओनस ने अपनी उनकी बुक थी, बुक का नाम क्या था, द वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। ठीक है, इस बुक में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इस अप्रोच को दिखा था। नेशन स्टेट्स, इन्होंने क्या बोला कि नेशन स्टेट्स जो है एक इंडिविजुअल्स की तरह हैं। वी आर नॉट मेड बट कंट्रोल्ड बाय आवर सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस विद अदर स्टेट्स थ्रू इंटर स्टेट इंटरेक्शंस एंड एसोसिएशंस फ्रॉम देयर आइडेंटिटीज़ एंड इंटरेस्ट। ठीक, तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जैसे कि इसका टॉपिक को ही अगर समझने की सोचें, देखें टाइटल को समझने की, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब हम लोग, इन्होंने ये बोला कि हम अगर स्टेट्स को किससे कंपेयर करें, इंडिविजुअल से कंपेयर करें, तो जो स्टेट है वो जैसे इंडिविजुअल जो है वो कैसे हम लोग को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता, हम लोग वी आर मेड, हमें बनाया जाता है। ठीक है, हम कैसे बनते हैं, हमारे सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस कैसे हैं अदर स्टेट्स के साथ, तो वो इसीलिए उन्होंने बोला कि नेशन स्टेट्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स की तरह हैं, और नेशन स्टेट्स जो हैं दे आर, इनको कंस्ट्रक्ट नहीं, मतलब इनको मेड नहीं, इन्हें बनाया नहीं गया, इन्हें कंस्ट्रक्ट किया गया। और ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुए, अपने सोशल और कल्चरल रिलेशंस कैसे हैं विद अदर स्टेट, इंटर स्टेट इंटरेक्शन कैसे है, और कैसे उनकी आइडेंटिटीज़ और इंटरेस्ट एसोसिएट होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, सो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का मेन जो पॉइंट था वो यही था कि जो नेशन स्टेट्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हुए हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। अब हम लोग इसके की कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट था कि एनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। ठीक है, सो ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसने दिया था, अलेक्जेंडर वैंडेट ने। अलेक्जेंडर वैंडेट ने क्या बोला कि एनार्की जो है वो, इन्होंने एनार्की को सपोर्ट किया। इन्होंने बोला कि एनार्की हमेशा निगेटिव सेंस में ही हम नहीं देख सकते कि एनार्की होने की वजह से, एनार्की मीन्स कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी ना होने की वजह से, बिकॉज एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी इन इंटरनेशनल स्पेस। तो अगर इंटरनेशनल कोई अथॉरिटी नहीं है तो उसकी वजह से ज़रूरी नहीं कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स ही हों, बल्कि इट कैन ऑल्सो बी डायरेक्टेड टू क्रिएट पीस। तो अलेक्जेंडर वैंडेट ने इस चीज़ को बोला। फिर एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट था न्यूक्लियर टैबू का, जो कि किसने दिया था, नीना टेननवॉल्ड। ये जो मैंने ऐसे लिख रखा है ना कि एनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ, गिवन दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वैंडेट। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, जैसे मान लो न्यूक्लियर टैबू, तो ये पूछा जाएगा कि ये किसका कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये माइंड में सेट रखना है कि नीना टेननवॉल्ड का ये कॉन्सेप्ट था। तो नीना टेननवॉल्ड ने क्या बोला, इन्होंने ये बोला नीना ने कि जो है ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनका एक टैबू बना दिया गया है कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इस वजह से जो है ये एक एज अ डेटरेंस का वर्क करते हैं, इसकी वजह से वॉर नहीं होगा, क्योंकि हर एक स्टेट को इस चीज़ का फियर होगा कि हाँ अगर मैं अटैक करता हूँ तो वो भी सामने वाला स्टेट भी क्या है, न्यूक्लियर वेपन पॉसेसिंग स्टेट है, तो वो भी मुझ पर उस तरह से अटैक कर देगा। ठीक है, सो नीना टेननवॉल्ड में क्या बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नीदर मेक टू यूज़ नॉट टू डिटर वॉर। जैसे कि वियतनाम वॉर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे वियतनाम वॉर में वेपन्स थे यूएस ने सपोर्ट किया, ठीक है, दोनों न्यूक्लियर वेपन्स थे उसके पास, बट फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स ने ना वॉर रोक पाया और ना ही वॉर को उस लेवल तक पहुंचा पाया। तो ये एज अ एक तरह से ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होना ये न्यूक्लियर टैबू टाइप का बन गया है कि हाँ इनकी वजह से वॉर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं, अगर हम इस चीज़ को, ये जो नीना टेननवॉल्ड ने बोला है, इसको अगर हम करंट सिनेरियो में समझने की कोशिश करें तो रशिया यूक्रेन को देखिए, क्या इस वॉर को, ये रशिया के पास जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, और जो यूक्रेन है इसको जो है यूरोपियन यूनियन से अदर स्टेट जैसे यूएस वगैरह अगर सपोर्ट कर दे, जो नाटो ग्रुपिंग है ये अगर सपोर्ट करेंगी और वॉर अगर फुल फ्लेजेड वॉर रशिया छेड़ दे तो वो ऑब्वियसली बात है कि उधर से नाटो ग्रुपिंग भी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन्स होने का मतलब ये नहीं कि वॉर होगा ही नहीं, वॉर होगा पर उतने फुल फ्लेजेड में नहीं होगा। तो एक तरह से कि टैबू बना दिया गया है कि वॉर नहीं होगा। तो इस चीज़ को नीना टेननवॉल्ड ने एम्फसाइज़ किया।
ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट से लेके आई होप ये तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आपको समझ में आया होगा। अब इसमें और कौन कौन से थिंकर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया अलेक्जेंडर वैंड, निकोलस ओनस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की। मार्था फिनरमोर, पीटर जे कैस्टीन, तो ये कुछ थिंकर्स के नेम हैं। नाउ नेक्स्ट अप्रोच इज़ क्रिटिकल इंटरनेशनल अप्रोच। इसमें सिर्फ आपको इतना याद करना है कि जो क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी है, इसको किसने, जैसे ये किससे इंस्पायर हुए थे, जो एंटोनी ग्राम्सी की जो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट था उससे इंस्पायर्ड हुआ था। The ideas of manufacturing consent and creation of common sense, this was given by Frankfurt और स्कूल। अब ये दो जो नाम है, रॉबर्ट कॉस एंड एंड्रू लिंकलेटर, ये नेम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, तो इन्होंने अमेरिका की जो हेजमनी थी, जो अमेरिकन हेजमनी थी, उसको स्टडी किया था रॉबर्ट कॉस एंड एंड्रू लिंकलेटर ने। और उसी तरह जॉर्जन हेबरमास ने भी एनालाइज किया था कि जो ये कॉम्प्लेक्स इंटर कनेक्शंस हैं डिफरेंट ग्लोबल एक्टर्स में, इस चीज़ को उन्होंने एनालाइज किया था। नैन्सी फ्रेजर, ये 3-4 नेम है। ठीक है, तो बेसिकली जो अगर हम एक वर्ड में आपको बताएं तो क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी जो है वो बेसिकली किस चीज़ पे स्टडी की थी, जो ये जो इंटरकनेक्शंस थे, कॉम्प्लेक्स इंटर कनेक्शंस एंड हेजमनी पे स्टडी किया था। और इसमें कौन कौन से थिंकर्स इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी के अंदर या इस अप्रोच के अंदर, तो रॉबर्ट कॉक्स एंड एंड्रू लिंकलेटर, जॉर्जन हेबरमास, नैन्सी फ्रेजर। ओके, नाउ नेक्स्ट अप्रोच इज़ फेमिनिज्म। अब हम लोग फेमिनिज्म अप्रोच को देखते हैं कि ये फेमिनिज्म अप्रोच क्या थी। तो सबसे पहला नाम जो था सिंथिया इनलो, दिस नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन 1989 इनकी बुक थी वेयर आर द वीमेन। तो फेमिनिज्म जो अप्रोच था वो बेसिकली इसी चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर, मतलब इस चीज़ का क्वेश्चन कर रहा था कि जैसे कि हमेशा ही जेंडर बाइस होती है, बाइसनेस होती है, इनइक्वालिटीज़ होती हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को भी देखें तो वहाँ पे भी जेंडर इनइक्वालिटी है। तो वो इन्होंने अपनी इस बुक में वेयर आर द वीमेन, उसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चलती है, उस ग्लोबल पॉलिटिक्स में वीमेन का क्या स्टेटस है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने एम्फसाइज़ किया। शी ऑल्सो एम्फसाइजेज मोर ऑन पीस बिल्डिंग पॉलिटिक्स। इन्होंने बोला अगर इंटरनेशनल या ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है उसमें अगर फीमेल्स को इंक्लूड किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पीस बिल्डिंग पॉलिटिक्स, मतलब पीस बिल्ड करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जो वीमेंस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पीस लविंग नेचर होता है, वो शांति प्रदूत करती हैं। और इम्पैक्ट ऑफ वॉर जो है वो ये चीज़ें तो उन्होंने बोली। और सिंथिया इनलो ने ये भी बोला कि जब कोई वॉर होता है, जैसे चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ हो चाहे 2 हुआ, तो उसका जो इम्पैक्ट है वीमेंस पे सब और बहुत ज़्यादा पड़ता है, उस चीज़ को भी स्टडी किया। JB एल्स्टीन, इनकी जो बुक थी मैन मेक्स वॉर बिकॉज वॉर मेक्स मैन, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको माइंड में इस चीज़ को ज़रूर रखना है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये स्टेटमेंट JB एल्स्टीन ने क्या बोला कि जैसे कि मैन मेक्स वॉर, मैन जो आदमी है वो वॉर करते हैं क्योंकि वॉर ही आदमी को बनाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं मैन और वॉर को इन्होंने इंटरलिंक किया। इन्होंने बोला कि ये जो वॉर है, लड़ाई दंग करना, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये पैट्रियार्कल कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैन का नेचर होता है। तो इसीलिए अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स में वीमेंस को इंक्लूड किया जाए तो कहीं ना कहीं वॉर्स को बहुत ज़्यादा रोका जा सकता है। फिर UNSC रेजोल्यूशन 1325 इन 2000, जिसमें कि वीमेंस को भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंक्लूड करने की बात आई थी इस UNSC रेजोल्यूशन 1325 में। फिर जैसे कि हमने यहाँ नाम पढ़ा था सिंथिया इनलो, दूसरा नाम हमने JB एल्स्टीन का पढ़ा था, और थर्ड नेम इज जूडिथ एंड टिकनर। जूडिथ एंड टिकनर, इनकी जो बुक थी जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो इंक्लूडिंग, इसमें क्या था कि वीमेंस पर्सपेक्टिव इन मेन स्ट्रीम स्टडी एंड कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इनका इस बुक में इन्होंने हाईलाइट ये किया था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में वीमेंस का भी पर्सपेक्टिव इंक्लूड करना चाहिए। अब इन्होंने जो रियलिज्म, जो मॉर्गन डाउन ने का जो अप्रोच था रियलिज्म के, उन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए थे, उसको भी रिफॉर्मुलेट किया था। फिर हम सिंथिया इनलो की बुक एक और थी, ऊपर हमने देखा था वेयर आर द वीमेन, ये एक बुक थी सिंथिया इनलो की। दूसरी बुक थी बनानास बीचेस एंड बेसेस, तो ये भी बुक इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। ये किसकी थी, सिंथिया इनलो की। सो फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी,
मार्गरेट वॉलस्टॉर्म ने दी थी फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या था कि इंक्लूडिंग वीमेन इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रमोटिंग इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कंसर्निंग वीमेन। तो इस चीज़ में जो फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी जिसको मार्गरेट वॉलस्टॉर्म ने बनाया था, उन्होंने ये चीज़ बोली कि वीमेन को भी डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना चाहिए और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वाले इश्यूज़ हैं वीमेन से रिलेटेड उसको भी इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस करना चाहिए। फिर एक और कॉन्सेप्ट था हाई पॉलिटिक्स वर्सेस लो पॉलिटिक्स। तो ये फेमिनिस्ट अप्रोच में इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हाई पॉलिटिक्स वाले होते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो लो पॉलिटिक्स वाले होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जैसे कि ये जेंडर है, ये फैमिली है, इंस्टीट्यूशन है, ये भले ही लो टॉपिक के इश्यूज़ हैं बट इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए। सिर्फ हमें नेशनल सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी जो ये हाई पॉलिटिक्स वाली चीज़ें हैं सिर्फ इन्हीं इश्यूज़ पे ग्लोबल लेवल पे बात नहीं करनी चाहिए। हमें जो लो पॉलिटिक्स वाले इश्यूज़ हैं जैसे जेंडर इनइक्वालिटी, ये सारे इश्यूज़ को भी हमें ग्लोबल लेवल पे डिस्कशन करना चाहिए। ठीक, तो ये एक और पॉइंट था फेमिनिस्ट अप्रोच का 2IR। अब थिंकर्स, कुछ थिंकर्स के नाम देखिए क्या है। सैंड्रा व्हाइटवर्थ, एलिजाबेथ प्रूगल, शार्लोट हूपर, जुडिथ एन टिकनर, सिंथिया एनलो, कैरोल कोहेन, लॉरा सोज़ेबर, विस्पाइक पीटरसन, चंद्र मोहंती। These are the names or thinkers which belongs to this feminist approach. Okay. नाउ लास्ट अप्रोच जो बची है वो क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म, या हम जिसको बोलते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच। दिस अप्रोच वाज गिवन बाय माइकल फुकाल्ट। इन्होंने किस चीज़ के बारे में बात किया, इन्होंने बोला कि कुछ ऐसे डिस्कोर्सेज हैं जिसका डोमिनेंस ज़्यादा है। ट्रुथ इज़ मेजोरिटेरियन, ये एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ही ऑल्सो एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड पावर इन इंटरनेशनल स्फेयर्स। ठीक है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म में अप्रोच में क्या देखा गया कि इंटरनेशनल स्फेयर में अगर हम किस चीज़ का रिलेशनशिप बताएं कि नॉलेज और पावर का रिलेशनशिप है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है डीकंस्ट्रक्शन। ये आपको दिमाग में बैठाना है कि डीकंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, जैकस डेराडा ने। तो इन्होंने बोला कि डीकंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासिक टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड देयर एक्चुअल मीनिंग। जो भी ये क्लासिकल टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, उनको फिर से डीकंस्ट्रक्ट करना चाहिए ताकि उनको उनकी एक्चुअल मीनिंग को समझ सके। फिर ये जो कॉन्सेप्ट की क्या था पोस्ट मॉडर्निज्म में, अगेंस्ट मेटा नरेटिव, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जीन फ्रैंकोइस लोटियार्ड ने। इन्होंने बोला कि जो एकेडमिक हेजमनी है उसके अगेंस्ट थे ऑफ सर्टेन थ्योरीज विच डू नॉट टेल द ट्रुथ बट क्रिएट द ट्रुथ। ठीक है, तो ये अगेंस्ट मेटा नरेटिव मीन्स व्हाट कि जीन फ्रैंकोइस लोटियार्ड ने बोला कि ये जो कुछ ही थ्योरीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी जाती है, तो इसका इन्होंने वर्ड क्या यूज़ किया था, एकेडमिक हेजमनी। तो बोला कि ये जो एकेडमिक हेजमनी था ये इसके अगेंस्ट है, क्योंकि कुछ ही थ्योरीज़ को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी जाती है कि वो थ्योरीज़ ट्रुथ ना बता के ट्रुथ को क्रिएट करती हैं, अपने अकॉर्डिंग वो थ्योरीज ट्रुथ को क्रिएट करती हैं। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच था 2IR, ये किसके अगेंस्ट था, मेटा नरेटिव्स के अगेंस्ट था। और डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट था कि जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, जो पहले इंटरनेशनल रिलेशन से लिखी गई हुई टेक्स्ट हैं और जो उनकी थ्योरीज़ हैं उसको डीकंस्ट्रक्ट किया जाए, जैकस डेरिडा ने बोला, ताकि उसके एक्चुअल मीनिंग को समझ सके। तो इस जो अप्रोच से इम्पॉर्टेंट थिंकर कौन कौन से, डेरेन, रिकार्ड आशले, दीज आर दी अदर थिंकर्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक, अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन आते हैं। इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड थिंकर्स की लिस्ट, एल्फ्रेड जिमरमैन, पार्कर थॉमस मून, नॉर्मन एंजल, अर्नोल्ड जे टॉनबी। ये सब किससे बिलोंग करते हैं, ये लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अप्रोच से, लिबरलिज्म अप्रोच से बिलोंग करते हैं। तो देखिए एल्फ्रेड जिमर की बुक थी द लीग ऑफ नेशंस एंड द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, द लीग ऑफ नेशंस रूल ऑफ लॉ 1835। ठीक है, तो इनकी ये बुक का नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम था द लीग ऑफ नेशंस एंड द रूल ऑफ लॉ। फिर पार्कर थॉमस मून, इनकी बुक थी इंपॉर्टेंट इम्पेरियलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1926 में। फिर नॉर्मन एंजल की, ये तो इम्पॉर्टेंट बुक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी था,
1909 में इन्होंने बुक लिखी थी ग्रेट इल्यूजन। फिर अर्नोल्ड जे टॉनबी की बुक थी नेशनलिटी एंड द वॉर विच वॉज रिटन इन 1915। ठीक है, सो ये जो 4 थिंकर्स के नाम बताएं, ये किससे बिलोंग करते थे? लिबरलिज्म से बिलोंग करते थे, या आइडियलिज्म हम जिसे कह सकते हैं। अल्फ्रेड जिमरन, पार्क थॉमस मून, नॉर्मन एंजन, अर्नोल्ड जे टॉनबी। फिर ये E.H. कार और हंस मार्गेंडाउ, ये किससे बिलोंग करते थे, किस अप्रोच से? रियलिज्म अप्रोच से बिलोंग करते थे। तो E.H. कार की जो बुक थी द 20 ईयर्स क्राइसिस, दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह हंस मॉर्गेंडाउ की जो बुक थी पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, दिस बुक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर कार्ल डॉश, इनकी बुक थी पॉलिटिकल कॉमेडी एट द इंटरनेशनल लेवल, and Michael Woodall, Ways of War and Peace. These are the books written by। अब फिर न्यू लिबरलिज्म थिंकर कौन थे? रॉबर्ट और क्यूहनी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। और फिर न्यू रियलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है 4 थे। तो रॉबर्ट ओ क्यूहनी की बुक जो थी वो कौन सी थी? आफ्टर हेजेमनी, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था न्यू रियलिज्म किस कॉन्सेप्ट को बेसिकली प्रमोट करते थे? हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी दिया था, इस टाइप से ना इंस्टीट्यूशनलिज्म को प्रमोट करते थे। तो रॉबर्ट ओ क्यूहनी की बुक कौन सी? आफ्टर हेजेमनी एंड पावर ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह जॉन मियर शिमर की बुक द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्रिस्टोफर लियाने The Peace of Illusions, Stephen Krasner, Defending the National Interest, Fareed Zakaria, From Wealth to Power, this book is very important। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड कौन कौन से थिंकर्स पढ़े थे? अलेक्जेंडर वेंट एंड निकोलस ओनस। तो निकोलस ओनस की बुक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है, द वर्ल्ड ऑफ आर मेकिंग। एंड अलेक्जेंडर वेंट की आर्टिकल एनार्की इज़ वॉट स्टेट मेक ऑफ इट। एंड बुक सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अदर बुक रॉबर्ट कॉक्स की प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड पावर 1987 में लिखी गई थी। फिर अलेक्जेंडर लिंकलेटर, ये क्रिटिकल थ्योरी से बिलोंग करते थे। बियॉन्ड रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म, एंड्रू लिंकलेटर। शार्लोट होपर, मैनली स्टेट। जूडिथ एंड टिकलर, ये फेमिनिज्म से बिलोंग करते थे ना, शार्लोट होपर एंड ये थिंकर्स कौन कौन से थिंकर? फेमिनिज्म थिंकर। जेंडरिंग वर्ड पॉलिटिक्स। सिंथिया एनलो की बुक बनानास बीचेस एंड बेसेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी स्पाइक पीटरसन, जेंडर्ड स्टेट। चंद्र मोहंती, फेमिनिज्म विदाउट बॉर्डर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिकार्ड एशले की बुक द पॉवर्टी ऑफ न्यू रियलिज्म। जेम्स डेविन की बुक ऑन डिप्लोमेसी, अ गायनोकोलॉजी ऑफ वेस्टर्न इंस्ट्रेंजमेंट, ये पोस्ट मॉडर्निज्म के थिंकर्स थे। रिकार्ड एशले, जेम्स डेविन, द पॉवर्टी ऑफ न्यू रियलिज्म, ऑन डिप्लोमेसी, अ गायनोकोलॉजी ऑफ वेस्टर्न इंस्ट्रेंजमेंट। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए ये जो टेबल दी है बुक्स एंड ऑथर को, इसको तो आपको कैसे भी करके लर्न करना ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन UGC नेट में आता ही है। तो मैंने आपको सब कुछ बिल्कुल कंसाइज वे में और कंपाइल करके दिया हुआ है। इन्हीं लेक्चर्स को बार बार देखिए, अपने नोट्स बनाइए, लर्न करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और सिर्फ UGC नेट के एग्ज़ाम में ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी कोई एग्ज़ाम आते हैं, जैसे कि अभी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हैं, राजस्थान RPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं और इसका एग्ज़ाम दिसंबर में होना है। तो इन्हीं वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स देखिए और आप इनका नोट्स या तो बनाइए साथ साथ में, और फिर अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस टू अदर ones also who are preparing and the needy ones। and जो भी लोग हैं जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ अगर आपका कोई सजेशन है उसको कमेंट कीजिए। मैंने यूनिट 1 कंप्लीट कर दी है, यूनिट 2 मेरी पैरेलली और यूनिट 5 दोनों पैरेलली चल रही हैं। यूनिट 2 में मैंने जो है मैकियावेली तक करा दिया है, मैकियावेली नहीं, एरिस्टोटल तक करा दिया है, अब मैकियावेली का आपको बताना है। और यूनिट 5 मैंने स्टार्ट की है, और धीरे धीरे करके सारे जब यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे देन उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।